হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু দ্য অরুণ মুখার্জি শো। আজকে আমার জন্য একটা বড় দিন, কারণ আমার সামনে একটা মানুষ আছে যে আইআইটি প্লাস আইআইএম, উনি ওনার ব্যবসা 1,000 কোটি টাকার রান রেট আজকের দিনে, জাস্ট 6টা শহর থেকে। কলকাতাতে এখনো পর্যন্ত উনি আসেননি। ওনার ভ্যালুয়েশন ইউনিকর্ন, মানে 8,000 কোটি প্লাস। ওনার ইউজার বেস 3 কোটি, অ্যান্ড উনি এই ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো কপি পেস্ট নন, উনি নিজে সবকিছু বানিয়েছেন। তো হি ইজ ওয়ান অফ দ্য পাইনিয়ার্স। তো আর দেরি না করে আমরা আজকের গেস্টকে ওয়েলকাম করব। अमित भाई, वेलकम टू द Thank you अरुण so मुखर्जी much. शो। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर मी कि आपके सामने हम बैठे हैं। स्टॉक मार्केट तो चलो अलग चीज है, बट एंटरप्रेन्योरशिप की जो मानो इच है खुद में, मेरे में, तो आई वाज ऑलवेज वंडर्ड कि नो ब्रोकर, जो मेरे हिसाब से, इफ आई कैन रिकॉल करेक्टली, इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द एरा ऑफ 2014, राइट? Correct. एंड 2014 में मैं शायद फेसबुक या कहीं पे देख रहा था कि प्रभा देवी में एक आर के कमरा है, 6,000 रुपए की कीमत है, एंड इसमें कुछ नो ब्रोकरेज वोकरेज नहीं है। तो कैसे हुआ, मतलब हाउ इट ऑल हैपेंड? आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। इट्स हार्ड फॉर मी टू स्टॉप माई सेल्फ, बट मतलब एज यू कैन सी राइट कि मैं स्टॉप ही नहीं कर रहा हूँ। तो हाउ दैट aha मोमेंट हैपेंड? So first of all, I'm a big fan of yours and what you have been doing. I've been following you for long, and it's a huge honor for me also to meet. And start कैसे हुआ? Start मेरे ख्याल से start बहुत ही simple question से हुआ कि अब यही नहीं पता होता है कि हम जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं उसमें अगर एक घर और चाहिए तो कैसे मिलेगा। तो बॉम्बे में एक अपार्टमेंट में अपने ही अपार्टमेंट में शिफ्ट करना था, तो उसके लिए भी सड़क क्रॉस करके ब्रोकर के पास जाना पड़ा, बिकॉज इतना स्ट्रांग उनका वो रहता है कंट्रोल कि घर मिल ही नहीं पा रहा है। तो हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा कि ये चीज इंटरनेट से क्यों नहीं हो सकती, अगर मैं फेसबुक पे किसी को भी रिक्वेस्ट भेज सकता हूं। तो आई थिंक बस एक बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन शुरुआत में बहुत, लेकिन अब स्टार्टअप की डेफिनेशन ये है कि आप जो भी चीज कर रहे हो वो एग्जैक्टली वैसे तो पहले किसी ने करी नहीं होगी, कुछ तो आपका ट्विस्ट होगा ही। फिर हमने वर्ल्ड में बाकी जगह भी देखा, तो वहां पर भी लोग ब्रोकर के साथ ही कर रहे थे। तो इन्वेस्टर्स का भी कहना ये था कि बिना ब्रोकर के तो हो ही नहीं सकता। फिर मजेदार बात है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपर स्टेटस से बिलोंग करते हैं। उनमें से कई को लगता था ब्रोकरेज इसमें क्या है, पे कर दो कौन सी बड़ी बात है, हमारे 4 घर है नई मुंबई में, मतलब सॉरी साउथ बॉम्बे में, और दे देते हैं ब्रोकरेज हम। तो पहले उनको समझाना कि भाई आप नहीं हो कस्टमर, कस्टमर एक नॉर्मल आदमी है जिसके लिए ब्रोकरेज एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आई थिंक स्टार्ट हुआ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। और आई थिंक व्हेन यू आर यंगर और यंगिश और आप थोड़े से इग्नोरेंट होते हैं ना, तो इग्नोरेंस ही ब्लिस है। तो तब इतना एहसास नहीं हुआ कि इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं और इतना डिफिकल्ट मार्केट है और आगे कैसे होगा। तो आई थिंक मैम आई एम अ बिग बिलीवर इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनल ऑप्टिमिज्म, कि आप मान लो कि हाँ होगा प्रूफ पॉइंट कुछ नहीं है, पर आप मान लो कि होगा, एंड देन समहाउ इट हैपेंस व्हेन यू जस्ट कीप ऑन चेजिंग इट। मानो आपके पहले हाउसिंग था, 99 एकड़ था, मैजिक ब्रिक्स था, बट द ओनली डिफरेंशियल दैट आई कैन सेंस इज कि दे स्टार्टेड वर्किंग विद द ब्रोकर्स, राइट? एंड आपने नामकरण ही किया नो ब्रोकर, मतलब ब्रोकर को ही हटा दिया। तो wasn't that a problem to start with? तो यस एंड नो। प्रॉब्लम बेसिकली ये थी कि इन्वेस्टर्स के हिसाब से प्रॉब्लम ये थी कि भाई कल को, कि उनको दिल में लगता था कि देखो फाइनली तो ब्रोकर के साथ काम करना ही पड़ेगा। तो उनका क्वेश्चन मानो हो सकता था ना कि हाउसिंग अगर एक एक्सटेंशन डाल दे कि भाई ये फिर आपका क्या होगा, मतलब जो पूछते वो लोग, क्योंकि मैं अभी पापड़ बेला हूँ उन लोगों के पास। तो हाउ डिड यू लाइक नेविगेट? तो एकदम सही, एकदम एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड द प्रॉब्लम। तो हर किसी मीटिंग में वो यही बोलते थे कि यार एक डालना तो एक्सटेंशन हाउसिंग वाला भी कर देगा, तुम्हारा चल गया तो 99 एकड़ वाला भी इसी कर देगा। तो देखिए कोई जवाब तो है नहीं उसका श्योर शॉर्ट। आप एक ही जवाब दे सकते हो कि देखिए जो पैशन आपका है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो वाला पैशन किसी और के लिए लाना बहुत मुश्किल है। मतलब एक फुल कॉस्ट एयरलाइंस कर सकती है लो कॉस्ट एयरलाइंस भी, पर लो कॉस्ट एयरलाइंस के अलग तरह का इथॉस चाहिए, अलग तरह का टेम्परामेंट चाहिए, वो आपका नहीं है तो मुश्किल होगा। तो हमारा बस कहना ये था कि ये हो तो सकता है थियोरेटिकली, बट होपफुली जब तक होगा ऐसा तब तक हम काफी बड़े हो चुके होंगे, और थैंकफुली ऐसा ही हुआ इवेंचुअली, कि जब तक उन्होंने कॉपी किया तब तक हम काफी बड़े हो गए थे। मानो व्हेन आई मीट द पी एंड वीसी गाइस ना, तो उनका
हमेशा से जो क्वेश्चन रहा है, इट्स लाइक कि आपके फील्ड में अगर मैं पूछूं तो इट्स लाइक कि मानो अमेजन के लिए अपना फ्लिपकार्ट था, अपना ये उबर के लिए ओला था, तो हर जगह पे कॉपी पेस्ट पे वो लोग पैसे डाल देते। Correct. आपका जो ये नो ब्रोकर वाला चीज है, ये कहीं पे नहीं है। मतलब हम लोग वेस्ट को फॉलो करते हैं, राइट? तो देयर इज नो प्रेसिडेंट इन यूएस में ऐसा हुआ कि चाइना में ऐसा हुआ। चलो उनका नियम अलग है, क्योंकि इन यूएसए जितना मुझे पता है ब्रोकर्स आर रजिस्टर्ड, वो पैसे लेके भाग भाग नहीं जा सकते Correct, थे, correct. राइट? एंड यहाँ पे एक लोगों का एक साइड इनकम हो सकता है ब्रोकरेज, तो पैसे लेके वो भाग सकते हैं। तो ये बिन प्रेसिडेंट का हाउ डिड यू लाइक कन्विंस द इन्वेस्टर्स, एंड यू हैव सो मेनी अमेजिंग इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग गूगल। हाँ, पर ये ना काफी मुश्किल है। तो यू आर राइट कि इन्वेस्टर्स ना चाहे वो कितना बोलें कि वो रिस्क लेना चाहते हैं, पर वो श्योरिटी चाहते हैं कि कॉपी पेस्ट मॉडल हो तो बढ़िया है। मतलब कोई प्रूफ है कि यूएस में या चाइना में कोई कंपनी बहुत बड़ी हो गई है। राइट। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही शुरुआत के बहुत सालों तक। और अभी आपको मतलब अभी सबको दिख रहा है कि बहुत सारे फेमस इन्वेस्टर हैं, टायर ग्लोबल, जनरल अटलांटिक। लेकिन अगर आप देखो तो शुरू के 5 साल में केवल सैफ पार्टनर्स ही था, और फलक्रम और हाँ बी नेक्स्ट था, फलक्रम छोटा सा था। किसी ने भी हमें इंडिया में एक बार हाउसिंग.com की फंडिंग हो गई मोटी सॉफ्ट बैंक से, उसके बाद हमसे किसी भी इन्वेस्टर ने बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसका इतने पैसे आ गए उस जमाने में। मतलब आज भी $100 ऑफ मिलियन बहुत बड़ी बात होती है, उस जमाने के अंदर इतना पैसा तो बहुत ही बड़ा था। यू रिमेंबर दे पेंटेड द होल सिटी, राइट? और उसके बाद फिर हाउसिंग.com जब इम्प्लोड हो गया तो लोगों के बहुत सारे पैसे जल गए, हाथ जल गए लोगों के। तो फिर इंडिया में हमें शुरू के 5 साल में किसी ने पैसे नहीं दिए, जिसके पास भी जाते थे लोग मना करते थे। तो आपके ऑडियंस के अंदर भी अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो आई थिंक अकेला सॉल्यूशन केवल कस्टमर ही है। तो इसके अंदर बहुत डाउट आ जाता है। डाउट ये आ जाता है कि आपको कोई आइडिया है, आप उसे कर रहे हो, अब इन्वेस्टर बोल रहा है चलेगा नहीं, या ये एबीसी रीजन है, आपको लग रहा है यार ये आदमी तो होशियार होगा, इसने तो पूरी दुनिया देखी होगी, ये कह रहा है तो शायद मेरे आइडिया में कोई प्रॉब्लम है। फिर आपके दोस्त लोग हैं, वो या तो बहुत पोलाइट होंगे तो अच्छी अच्छी बात करेंगे, या बहुत ही ब्लंट होंगे पर वो कम होंगे, तो आपको पता नहीं है कि ओपिनियन पर्सनल है, प्रोफेशनल है, क्या है। आई थिंक सॉल्यूशन फाइनली कस्टमर में ही है, कि अगर कस्टमर बोल रहा है ना, स्ट्रेंजर कस्टमर, कि हाँ भाई हमें तो ये सर्विस पसंद है, हम पैसे देंगे इसके, तो आप लगे रहो। तो आई थिंक कस्टमर के भरोसे हम लोग लगे रहे कि यार हमारा खुद का एक्सपीरियंस भी बोलता है कि ब्रोकेज बचाना है, कस्टमर भी बोल रहा है। लेकिन हमें शुरू के 5 साल बहुत दिक्कत हुई। मतलब कभी लगा कि यार अगर मतलब नहीं चल रहा है, नहीं करना है, ऐसा कभी लगा दैट मोमेंट कि गिव अप कर देते हैं, बहुत हो गया, बहुत स्ट्रगल्स? तो नहीं बंद हो जाएगा वाला रिस्क या डर बहुत बार आया। तो आई वुड से इवन नाउ ऑल दी स्टार्टअप्स चाहे वो कितनी बड़ी हों, दे आर वन राउंड अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी इफ दे डोंट डू इट वेल। तो वो वाला रिस्क तो बहुत बार आया, लेकिन ये ख्याल कि गिव अप कर दें या बंद कर दें, वो बिल्कुल भी नहीं। मतलब उसके अंदर थॉट प्रोसेस ये था कि अगर फंडिंग नहीं हुई या पैसे खत्म हो गए तो मैं अपने हाथ से ही दरवाजा बंद करूंगा, लॉक लगाऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। तो ये हम तीनों ने सोचा हुआ था कि चाहे अपने हाथ से दरवाजा बंद करना पड़े कि शटर डाउन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले गिव अप नहीं करेंगे। तो फाइट तो एकदम लास्ट बॉल तक मारेंगे, क्योंकि वही हमारे हाथ में है। तो इसमें तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स वाला ही है। तो वो हमने फाइट मारते रहे। तो पैसे को भी बहुत रेस्पेक्ट दिया हमने। तो जनरली बहुत सारे यंग लोग जैसे देखते हैं आजकल, शार्क टैंक देखते हैं, तो उन्हें लगता है वीडियो गेम टाइप है एंटरप्रेन्योरशिप, पर वैसा नहीं किया। तो हर पैसे को बहुत ज्यादा इज्जत दी, औरों का कॉपी नहीं किया। लोग जहां पैसे उड़ा रहे हैं बिल्कुल कॉपी नहीं किया, और कोशिश किया सर्वाइव होने पे। तो एक मेरी लर्निंग ये भी रही है कि आप सर्वाइव अगर हो जाते हो ना, तो आपसे लक कभी ना कभी मिल जाता है। राइट। क्योंकि चांस की बात है, आप कुछ कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, लक साथ ही नहीं दे रहा, किसी तरह सर्वाइव करते रहो आप। तो अगर आइडिया में दम है, कस्टमर पसंद करते हैं, तो समहाउ द लक मैचेस मीट्स यू। मानो आप तीनों मतलब को फाउंडर्स हो, आप, अखिल भाई एंड सौरभ, राइट? एंड मतलब मैंने जो देखा है कि आप तीनों लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस करा है अपने लाइफ में, एंड इट्स क्वाइट अ बिग प्रॉब्लम, सबको पता है। एंड इट्स स्टिल अ डीपली एंट्रेंच्ड ऑफलाइन इंडस्ट्री, राइट? तो उसको वहां से खींच के ऑनलाइन बनाना, हाउ डिफिकल्ट वाज दैट? तो इट वाज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट। और अभी भी अगर आप देखो तो इन 6 शहरों के अंदर भी हमारा मार्केट शेयर ऑनलाइन में 83% होगा, पर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन विच इज द राइट वे टू सी इट, उसमें 10% ही होगा। राइट। तो अभी भी घर के बाहर अगर आप हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो 10 घर में एक घर नो ब्रोकर पे आता होगा।
आई थिंक इसका एक वर्ड आंसर है मेरे पास, वो है कंपाउंडिंग। तो जिस तरह इक्विटी इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग है। आप जमे रहो, आप हर दिन थोड़ा काम करते रहो, धीरे धीरे कस्टमर जानने लग जाते हैं। और सबसे अच्छी मार्केटिंग तो वर्ड ऑफ माउथ ही है, राइट। कि कितना भी आप पैसा खर्च कर दो, वर्ड ऑफ माउथ से बेटर तो मार्केटिंग है ही नहीं। अब वर्ड ऑफ माउथ को एक्ट करने के लिए टाइम चाहिए, और Right. हमारा बिजनेस तो वैसे भी वंस इन अ ईयर ही है, राइट। और डिफिकल्ट बिजनेस है। इसी में सवाल पूछूंगा इंटरप्ट करके, ऐप क्यों बनाए फिर, अगर साल भर में हम लोग हाँ। एक बार यूज कर रहे हैं? नहीं नहीं, एकदम एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इनफैक्ट यू आर द फर्स्ट वन एवर टू आस्क मी दिस क्वेश्चन। और हमको यही, हमें खुद में ही डाउट था Right. कि ऐप क्यों बनाए। तो और 2014 इज नॉट दैट फार अवे, 10-11 साल, Right. बट इफ यू रिमेंबर कस्टमर वर वेरी डिफरेंट। एकदम। उस टाइम पे आई वाज टेलिंग समवन एल्स आल्सो कि उस टाइम पर हम लोग ऐप में देखते थे लोग कितना स्पेस लेगा, एमबी लेगा, तो Absolutely. अनइंस्टॉल कर देते थे उसको। Right. तो उस टाइम पे हम लोगों ने भी आपस में डिबेट किया कि यार रहने देते हैं ऐप, क्योंकि तो कोई ऐप खुलेगा ही नहीं, कोई ऐप डाउनलोड ही नहीं करेगा इसकी। फिर हमारे इन्वेस्टर ने सुन लिया ये बात तो उसने फंडिंग में रिक्वायरमेंट डाल दिया कि ऐप बनाओ। और मतलब कट टू टुडे, अब तो 2/3 ट्रैफिक ऐप पे ही आता है, पूरी दुनिया ऐप पे शिफ्ट हो गई। बट यू आर राइट, उस टाइम ये लगा कि ये ऐप की जरूरत ही क्या है। आप जो बताया ना, मैं वही देख के आज के दिन में भी ऐसा ही करता हूँ कि मेरा मेमोरी कितना है। वाओ। मानो अगर मैं मतलब एक एनोमली दूं, जैसे अपना ये किराना स्टोर है, राइट? जेप्टो लोग, ये लोग आ रहे हैं एंड बवाल काफी लोग करते हैं, तो सेम आपके साथ भी हुआ होगा, ब्रोकर लोगों का बवाल, ऐसा कुछ इंस्टेंसेस हुआ है? हाँ, तो इंस्टेंसेस मतलब एक हुआ बहुत साल पहले और एक हुआ अभी रिसेंटली। तो बहुत साल पहले ये हुआ कि बहुत सारे, हम लोग ने एक घर लिया हुआ था, उस घर पे ऑफिस बना लिया था हमने। तो एक बार हमने खिड़की के बाहर देखा, तो करीब 50-60 लोग इकट्ठे थे। तो हमें लगा कुछ जुलूस-वुलूस हो रहा होगा, और उसको ब्रोकर थे। और वो बहुत गुस्से में थे कि कुछ कस्टमर्स ने बोल दिया था हम नो ब्रोकर देखेंगे। तो वो एकदम पिटाई करने आए थे, उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो तोड़ दें लैपटॉप वगैरह। तो सब एकदम पैनिक हो गया। थैंकफुली वहां पे आयरन ग्रिल डोर था, तो वो लोग अंदर नहीं आ पाए। फिर पुलिस को ही बुलाया हम लोगों ने, पुलिस भी हम ही ले गई पुलिस स्टेशन। पुलिस ने भी ब्रोकर को तो हटाया नहीं, लोकल ब्रोकर को। फिर उसके बाद, और हम लोग काफी बेवकूफ टाइप के भी थे, क्योंकि हम लोग मतलब वो IIT-IIM के पढ़े हुए लोग, जिनको कुछ खास वर्ल्ड व्यू है नहीं। तो हमारे स्पीड डायल में ना किसी IAS ऑफिसर का फोन नंबर था, ना IPS ऑफिसर का फोन नंबर था, ना किसी पॉलिटिशियन का, तो किसी को जानते ही नहीं है। तो फिर उस कुछ दिनों के बाद एक आदमी आ गया बोलते हुए कि भाई साहब, मैं तो म्युनिसिपैलिटी का हूँ और स्टार्टअप आप नहीं कर सकते घर में। हमने कहा सामने दूसरे घर में स्विगी चल रहा है उसको तो कुछ नहीं बोल रहे। उसने कहा नहीं, खाली करो 2 घंटे के अंदर, वरना मैं लॉक कर दूंगा। और इतनी भी अकल नहीं कि उससे बोले कि नोटिस दो फॉर्मल, या कुछ कागज पत्र दिखाओ। हमने सब उठाया, जो है सब सामान, और हमने छोड़ दिया ऑफिस। तो काफी दिक्कत हुई। वेबसाइट बेसिकली ऑफ कोर्स पॉज पे चला गया। फिर हमने कोई अल्टरनेटिव ढूंढा। अभी 3-4 महीने पहले भी पूना के अंदर जब हमारा कोई बंदा दिखाने आया घर क्लाइंट को, तो सिक्योरिटी गार्ड के साथ ब्रोकर मिल गया था। तो सिक्योरिटी गार्ड ने ब्रोकर को बुला लिया, उन्होंने काफी पीटा हमारे उसको, एम्प्लॉय को। फिर एक बार नहीं, 5-6 बार हुआ। फिर जब पुलिस स्टेशन हम लोग गए, तो भी ब्रोकर्स का पूरा ग्रुप आया धमकाने के लिए। तो देखिए, थोड़ा तो आप डिस्ट्रप्शन करोगे तो थोड़ा तो प्रॉब्लम हो गई। मानो कि आप मतलब काफी हम्बल हो रहे हो। आई नो यू आर अ वेरी वेरी हम्बल पर्सन। एंड मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि इंडिया इज नॉट नोन फॉर सब्सक्रिप्शन वाली चीजें। अब कमीशन हटा दिए, सब्सक्रिप्शन ला दिए। इट वाज अ वेरी वेरी बोल्ड मूव। तो व्हाट लेड टू दैट मूव? एंड इट्स वेरी स्लो, राइट? आहिस्ता आहिस्ता वो रिकरिंग जमता है, फिर स्नोबॉल होता है। मतलब वन टाइम जैसे एक्सप्लोड हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये नेटवर्क इफेक्ट है हमारे बिजनेस के अंदर, क्योंकि आपको मैच मेकिंग 2 साइड करनी है। राइट। आपको बायर भी लाना है, सेलर भी लाना है, ओनर भी लाना है, टेनेंट भी लाना है। तो इस सॉल्ट लेक में सेक्टर 5 में आज के ही दिन इतने ही रेंट का टेनेंट भी चाहिए, ओनर भी चाहिए आज ही। राइट। अगले महीने बात चेंज हो जाएगी। राइट। तो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। तो अनलाइक अदर स्टार्टअप, nobroker.com टाइप का फंडा इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हेंस इसको कॉपी करना ही मुश्किल है। तो बहुत टाइम लगा हमें, और मेरे बहुत से अच्छे दोस्तों ने मुझे बोला कि पूरी दुनिया में कहीं भी जो है पैसा ब्रोकर को काम होने के पहले नहीं मिलता। राइट। हमेशा काम होने के बाद मिलता है। ये तो कस्टमर बिहेवियर है, ये कैसे चेंज कर लोगे? क्योंकि तुम तो इंटरनेट प्लेटफॉर्म हो, तुम्हें एडवांस लेना पड़ेगा पैसा। तुम तो कॉलर नहीं पकड़ सकते क्लाइंट का।
तो कैसे तुम्हें लेंगे? तो हमने बस ब्रॉडली ये सोचा कि पहले कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वर्ड ऑफ माउथ होगा, तो एक छोटी फीस भी उसे लेना शुरू कर सकते हैं, तो वो देगा। तो ये अजम्पशन ही है। मतलब अजम्पशन पे बिलीव ही किया कि अगर हम कस्टमर की हेल्प करेंगे तो वो पे करेगा, क्योंकि उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है वो तो बहुत महंगा है कस्टमर के लिए। तो इसी रैशनल से बेसिकली उसको शुरू किया। पर वाज इट डिफिकल्ट? इट वाज, बिकॉज देयर वर मेनी मंथ्स जब पूरे महीने 1000 कस्टमर आ रहे हैं। Right. मतलब अभी हम लोग करीब 50 लाख कस्टमर ऐड करते हैं पर ईयर, लेकिन उस टाइम पर तो बेसिकली बहुत ही मुश्किल होता था। पर इसके अंदर भी कंपाउंडिंग कि आप लगे रहो, धीरे धीरे कस्टमर को भरोसा हो जाएगा कि जो आप कर रहे हो वो ठीक है, उससे फायदा हो रहा है, और फिर वो आपको करने लग जाएगा। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म तो ये है। इतना मैंने कंपाउंडिंग मैंने सोचा नहीं था कि 10 ईयर का गेम हो सकता है। मतलब ऐसा लगता है ना, स्टार्टअप है, जल्दी शुरू करो, आप कुछ बिल्ड करो, पैसे रेस करो, और 2-4 साल में आप बड़े हो जाओगे। बट परहैप्स इफ यू वांट टू सॉल्व अ रियली ग्राउंडेड प्रॉब्लम, देन इट टेक्स इयर्स। इंडियंस आर नोन फॉर जुगाड़, एंड आप लोगों ने जुगाड़ लगा के वो क्लिक एंड लर्न लॉन्च कर दी। तो वो कैसे हुआ, मतलब दिमाग में कैसे आया वो चीज? इट्स वेरी लाइक इनोवेटिव। हाँ, तो बेसिकली हमारा एक टीममेट था शिव करके। तो हम लोग तो क्या करते थे कि अब हमें प्रॉपर्टी चाहिए और पैसे है नहीं मार्केटिंग के। तो लोग जो अपने घर के आगे लगा देते हैं टूलेट बोर्ड, हम उसकी फोटो खींच लेते थे और उसको आगे कॉल सेंटर में बोलते थे कि भाई इसको फोन करके ओनर को इसको लिस्टिंग करा लो। तो ये हमने काफी दिन किया। फिर हमें लगा कि बड़ा चांस है ना, मतलब हम चलते हुए कहीं अचानक कहीं भी जाते थे, घर वाले तो रोको रोको रोको, फोटो लेनी है, फोटो लेनी है। तो शिव ने बोला कि इसको ऐप पे डाल देते हैं और बोलते हैं कि कोई भी आदमी अगर फोटो लेके अपलोड करेगा तो मुझे पेटीएम के 100 रुपए देंगे। राइट। फिर क्वेश्चन ये था कि कोई क्यों करेगा? पहले तो आपका ऐप ही कोई नहीं जानता कि नो ब्रोकर कौन सी कंपनी है। फिर क्या सच में लोग नो ब्रोकर ऐप पर आएंगे, फोटो लेंगे, अपलोड करेंगे? पर इसके अंदर फिर भी वो इरेशनल ऑप्टिमिज्म ही है कि आप विश्वास करो कि होगा, ट्राई करो, एंड यू ट्राई 10 थिंग्स एंड 1 or 2 विल वर्क, बट देन दे विल वर्क सुपर्बली वेल। तो बहुत सारे कॉलेज के लड़कों को लगा कि अच्छा तरीका है ये। तो आज भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नो ब्रोकर का जो मुझे सबसे कमाल चीज लगता है, मानो एक तो ओमनी चैनल चीज, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि डिमांड साइड कैसे एक्सप्लोर करेगा, बट सप्लाई साइड बिल्ड करने में, क्योंकि बहुत सारे ओल्डीज होंगे एंड दे आर नॉट टेक सेवी, तो उनका मतलब ऐप में ऐप डाउनलोड करना, पहले तो ऐप देखना, उसको डाउनलोड करना, फिर सारे चीजें डिटेल दिखाना, तो एंड आपका ऑलमोस्ट आज के दिन में 50% इज फ्रॉम द सप्लाई साइड। कैसे बिल्ड किए? तो उसके अंदर ना शुरुआत में हमने ये सोचा, जैसे मान लीजिए मेरे पापा है, तो मेरे पापा कैसे करेंगे? तो मुझे रियलाइज हुआ कि उनसे नहीं होगा। उनसे ऐप डाउनलोड कर भी लिया तो भी वो छोटे से फोन पर उस जमाने में, और आज भी वो अपना उसे चश्मे के साथ उसमें फिंगर में टाइप करेंगे। तो हमने बोला भाई दोनों ऑप्शन है, आप बड़ा सा फोन नंबर दे दिया, आप यहाँ कॉल करो, जैसे आप ब्रोकर को बोलते वैसे आप हमें बोल दो, हम कर देंगे आपके बिहाफ पे। आपको फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आप फोटो व्हाट्सएप कर लो, सिस्टम अपने आप फोन नंबर रिकॉग्नाइज करेगा और अपलोड कर देगा। तो हर जगह हमने ये कोशिश करी कि हम ना, जैसे बहुत सारी टेक कंपनी जो होती हैं इंडियन स्टार्टअप, वो ना कुछ कूल बनाना चाहते हैं, राइट। और उनके इंजीनियर का भी ऑब्जेक्टिव था कुछ कूल बनाए। हमारा ऑब्जेक्टिव कभी ये नहीं था। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि कस्टमर को क्या चाहिए, अगर उसको बहुत सुविधा चाहिए, उसको नहीं चाहिए टेक, तो नहीं देंगे टेक। अगर वो सेवी है तो किसी आदमी से बात करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा। तो हमने धीरे धीरे ना हर चीज वैसे ही बनाई जैसे कस्टमर ने बोला। तो हमारा तो कोई भी ओरिजिनल आइडिया है ही नहीं सिवाय नो ब्रोकरेज के। सब कुछ कस्टमर से ही कॉपी किया। कस्टमर ने बोला कमर्शियल रियल एस्टेट, तो हमने वो कर लिया। उसने कहा पैकर मूवर, तो हमने वो कर लिया। रेंटल एग्रीमेंट, होम इंटीरियर, जो उन्होंने बोला कस्टमर ने, हम वही हम लोग कॉपी करते हैं। तो काफी बार ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट बहुत सारे रेवेन्यू ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे मानो ये जेप्टो और मीशो 1000 करोड़ एड से कमाता है, इंडिगो अपना वो F&B से कमाता है, एंड आप लोगों का वो जो मानो मूवर्स एंड पैकर्स हो, रेंटल हो, एकोमोडेशन हो, ये तो ब्रोकर लोग कर ही नहीं पा रहे थे। तो प्लस सिंस यू हैव दी डेटा, एंड मुझे अगर किसी प्रॉपर्टी में जाना है, ये सब तो चाहिए, तो ये तो मतलब वो मला ही मिल गया ना अपने बिजनेस को। इसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, नहीं, ये तो बात आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हमको भी धीरे धीरे रियलाइज ये हुआ कि जो और प्लेयर हैं 99 एकर, मैजिक ब्रिक हाउसिंग, वो लोग चूंकि प्लेटफॉर्म पे केवल ब्रोकर को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट, तो डील बाहर चली जा रही है। राइट, तो उन्हें आइडिया ही नहीं है कि डील हुई कि नहीं हुई, कब हुई।
तो इसलिए उन्होंने, वो तो दे आर 10-20 years old, पर उन्होंने कभी भी डिस्कवर नहीं किया पैकर मूवर लीगल डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि कस्टमर चला गया। हमें लगा हाँ, हमें नुकसान ये जरूर है कि हमें ब्रोकरेज या ब्रोकर का बधा बधाया पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन कस्टमर हमारे पास है, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन कराना है, उसको सामान मूव करना है, उसको घर सजाना है, तो कुछ भी और काम चाहिए, तो उसके लिए हम लोग हैं जो हम कर सकते हैं। और अगर आप पूछो तो एक टिपिकली एक स्टार्टअप आइडिया को, अगर एक मार्केट प्लेस स्टार्टअप आइडिया को आपको जज करना हो, तो आप कैसे जज करोगे? आप 3 फैक्टर देखोगे। पहला, कि मार्केट साइज इज लार्ज और नॉट। सेकंड, इज इट ऑर्गेनाइज्ड और इज इट लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड। और थर्ड, इज कस्टमर एनपीएस पुअर, क्या कस्टमर नाखुश है? मार्केट बड़ा है, कस्टमर खुश नहीं है, मेनली अनऑर्गेनाइज्ड। तो अगर आप ये 3 डेफिनेशन पे देखो तो सब कुछ आता है। पैकर मूवर भी ऐसे ही आता है, रेंटल एग्रीमेंट भी ऐसे ही आता है, होम इंटीरियर भी ऐसे ही आता है। तो हमने देखा, तो हमें लगा बहुत सारे मार्केट है जो कि ऐसे ही है। अब बस सवाल ये है कि हम ठीक से एग्जीक्यूट कर सकते नहीं कर सकते। तो समहाउ नो ब्रोकर की कल्चर इतनी अच्छी बन गई कि हम, अब मैं एंटरप्रेन्योर एक अब हुई नहीं, नो ब्रोकर में हमारे साथ जो और लोग हैं वो एंटरप्रेन्योर है, और मेरा रोल अब इन्वेस्टर का ज्यादा हो गया। तो मैं बेसिकली उनसे बोलता हूँ, अच्छा भाई होम इंटीरियर करना है क्या? तो जो बंदा सबसे ज्यादा एक्साइट होता है वो स्टार्ट करता है होम इंटीरियर। अब वो फाउंडर हो गया और मैं इन्वेस्टर हो गया, और मैं उसे फुल इंडिपेंडेंस दे दूंगा कि हाथ में जो करना है तुम करो, और कुछ मिस्टेक करोगे, कुछ लॉस होगा तो कोई बात नहीं, और उसका ही विजन होगा, मेरा विजन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने झूठा इंडिपेंडेंस बोला लेकिन आप चील की तरह देख रहे हो। फिर आप कंप्लीटली विश्वास करो, अब करने दो। तो अभी हमारा, जैसे हमारा जब पहला हमारा एक्सपीरियंस सेंटर इनॉग्रेट हुआ होम इंटीरियर्स का, तो पहला था, मतलब पहला फिजिकल चीज थी कोई, पर मुझे कोई आइडिया नहीं था। इनफैक्ट जब वो इनॉग्रेट होने वाला था तो मैंने गूगल लोकेशन मांगी मैप पे, क्योंकि मुझे ये भी याद नहीं था किस लोकेलिटी में है। पर टीम ने अमेजिंग एक्सपीरियंस सेंटर बना लिया था। तो मेरे ख्याल से स्केल अप करने के लिए भी जरूरी है कि फिर आप पीछे हो जाओ, और जो अपनी टीम मेंबर्स हैं उनको आप अपने से बड़ा होने दो। मानो स्केल अप करने में फंडिंग दरकार होती है, राइट? एंड आप लोगों का जो फंडिंग हुआ था इन दी टाइम ऑफ 2015, फलक्रम एंड सेफ एलिवेशन कैपिटल, राइट? एंड आप लोग शायद कुछ 3 मिलियन रेज किए थे, 90 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन। तो हाउ टफ वाज टू हैव देम? इट वाज एक्सट्रीमली टफ। आई थिंक वो जो पहली एनवायरनमेंट वाज वेरी गुड फॉर फंडिंग। आई थिंक हम करीब 15, 20, 25 इन्वेस्टर से मिले, सब हमें ना बोल देते थे, मतलब, और ना भी ना पहली स्टेज में नहीं बोला जाता है, कुछ में पहली स्टेज में, कुछ में सेकंड स्टेज में, कुछ में थर्ड स्टेज में। और सबका डाउट यही था कि तो कॉपी पेस्ट मॉडल है नहीं, कभी प्रूव ही नहीं हुआ है, हम कैसे मान लें कि चलेगा, कंप्यूटर की इतनी बड़ी फंडिंग हो गई है। तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई फंडिंग रेज करने में। और मतलब अभी भी बहुत से फाउंडर से मिलता हूँ जिनको दिक्कत होती है फंड रेज करने में, तो आई एम्पैथाइज विद देम, पर देयर इज नो वे आउट। आपको वो उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। आहो, ऐसा करना ही पड़ेगा कि आप मीटिंग में जा रहे हो और आपका अंदर से बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन आप फेक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो और फाइट मार रहे हो, बिकॉज क्योंकि ट्रिक क्या है कि आपको केवल एक ही चाहिए। आप 20 लोगों से मिलो, 25 लोगों से नाम सुनो, केवल एक ही चाहिए आपको इन्वेस्टर, बाकी मीटिंग्स में। लेकिन आपको, मतलब जैसे हम लोग अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो हमें एक ईगो होता है कि अरे भाई मना कर दिया, यू आर डूइंग समथिंग इज लाइक योर लाइफ्स वर्क, लेकिन आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, उसके लिए 20 मीटिंग और हैं, उसका नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मुश्किल तो बेसिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा था, और वो पहली फंडिंग के बाद भी मुश्किल बहुत हुआ। 2025 तक 44% ऑफ द आईआईटी एंड फाउंडर्स यूनिकॉर्न बनाए। तो डज दैट हेल्प आईआईटी आईआईएम की टैग? देखिए, आईआईटी आईएम की टैग केवल पहली मीटिंग तक हेल्प करती है, उसके बाद में, क्योंकि आप देखिए विजय शेखर शर्मा पेटीएम की इतनी बड़ी कंपनी है, कोई इज योर इन्वेस्टर टू? हाँ, तो असल में जो चीज फाइनली इन्वेस्टर को चाहिए वो चाहिए कि देखिए इन्वेस्टर्स मामले में काफी मेरिटोक्रेटिक है, क्योंकि उसको अपना कैपिटल मल्टीप्लाई करना है, उसको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा एक्स्ट्रा आईटीआईएम में डाल के। फाइनली उसका जजमेंट जो होगा वो रिटर्न ऑन कैपिटल से ही होगा। तो अगर आपका आइडिया अच्छा है, आप फाइटर हो, तो इन्वेस्टर आज ही आएगा। ओयो का फाउंडर देखिए, आप इतनी बड़ी कंपनी बनाई। राइट। तो आई थिंक आईआईटी आईएम की डिग्री से पहली मीटिंग में तो आसानी होगी, उसके अलावा कुछ नहीं। Aside of that, you have like General Atlantic, you have Tiger Global, you have this Google, and you have raised a lot of money. So like, do they pressurize you to overspend? तो देखिए बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स ना चाहते हैं दैट दे जस्ट वांट टू Scale up, स्केल अप, बिकॉज उनको क्या है कि
चिकन टाइप इसको मोटा कर दो, फिर हम बेच देंगे, Right. हम अगले में निकल जाएंगे। Right. इसके अंदर आई थिंक फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हमें हमेशा फंडिंग में स्ट्रगल हुई, लेकिन कभी भी ओवर द 10-11 ईयर्स ऐसा कभी स्टेज आया है हमें इन्वेस्टर ने बोला कि और शहर खोल दो और जल्दी बड़ा कर दो, हमने कभी नहीं किया। तो हमने एकदम असहयोग आंदोलन टाइप कि हम मना नहीं करेंगे मुंह पे, पर करेंगे भी नहीं, अजी. क्योंकि देखिए फाइनली इन्वेस्टर तो चला जाएगा, पर चलाना आपको है, कुछ गड़बड़ हुई तो आपको ही सहना है। और मुझे लगता है कि मनी को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। समहाउ स्टार्टअप को लेके ये जनरली बन गया है कि स्टार्टअप का मतलब है पैसे उड़ाना, बड़े बड़े ऐड करना, आईपीएल में दिखाना अपना वीडियो। लेकिन मनी की रेस्पेक्ट ना, मनी इज मनी, उसकी रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। You need to be a good capital allocator, Yeah. right? बिल्कुल। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले अच्छे कैपिटल एलोकेटर नहीं हो और आप अचानक अच्छे बन जाओ कैपिटल एलोकेटर, तो आई थिंक उसको तो जब कभी ऐसा हुआ भी, तो पहली बात तो वी आर लकी कि हमें कोई ऐसा इन्वेस्टर मिला नहीं जिसने हमें बोला उड़ा दो। जब कभी ऐसा हुआ भी तो बहुत रैशनल डिस्कशन हुआ कि क्या फायदा इससे, बेकार में पैसे खर्च हो जाएंगे, मार्केट भी टाइट है। तो आई थिंक ये फाइनली फाउंडर पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टर कितना ही पुश करे, पर डिसीजन फाइनली फाउंडर का ही है। And how important is to have co-founders? देखिए कैसे आपको ये हेल्प एंड शेप अप किया? देखिए दोनों प्लस माइनस हैं। बहुत से ऐसे फेमस फाउंडर्स हैं जिनका कोई को फाउंडर नहीं, उन्होंने बड़ी कंपनी बनाई। Right. को फाउंडर होने का लेकिन एडवांटेज ये हो जाता है कि खराब टाइम में जब बहुत आप हेडविंड है तो कोई शेयर कर सकता है आपके साथ, पुश भी कर सकता पुश है, कर motivate सकता है। सकता दो अगर 2 लोग हैं 3 लोग हैं तो उनमें से एक आदमी अग्रेसिव ज्यादा होगा तो एक आदमी थोड़ा सा क्या कहते हैं कंजर्वेटिव होगा, तो बैलेंस हो जाएगा। कोई आदमी थोड़ा दुखी हो गया, दूसरा आदमी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। तो 3 लोगों से बहुत ही आपस में सहायता तो हो ही जाती है। तो को फाउंडर होने से फायदा तो होता ही है, पर हाँ ये बहुत जरूरी है कि वो लोग स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स हों, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी कंपनी देखी है जिन्होंने को फाउंडर इकट्ठे कर लिए एकदम एम्प्लॉइज टाइप। अच्छा ठीक है, तुम्हें टेक आता है, तुम्हें मार्केटिंग आता है, अच्छा हम 3 लोग हो जाते हैं, दोस्ती कभी है ही नहीं आपस में। तो क्या हुआ, जैसी कुछ टफ सिचुएशन आई, तीनों में झगड़ा शुरू हो गया, चारों में झगड़े शुरू हो गए। तो मैंने कई कंपनी देखी है जहाँ पे 4 को फाउंडर आए और फिर 2 हट गए, और उस सब में बहुत ज्यादा बैड ब्लड हुआ। Right. तो आई थिंक प्लसेस एंड माइनसेस आर देयर। अगर मुझसे आप पूछो तो मैं बोलूंगा को फाउंडर होना इज अ प्लस, लेकिन आप उन लोगों को लो जिनसे आपकी दोस्ती है। आप केवल ऐसे ही इकट्ठे मत करो अननोन लोगों को, बिकॉज फिर उनकी मिशन, उनका विजन, उनका पुश एंड पुल में भी डिफरेंट। आपके तो मानो एक आईआईटी के जूनियर और एक आपके बैचमेट्स, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम प्रीटी श्योर इट्स सच अ बिग कंपनी, 1000 करोड़ की रन रेट है आज के दिन में, कॉन्फ्लिक्ट तो होती ही होंगी। हाउ डू रिजॉल्व दैट? तो हम लोगों ने क्या कर लिया है कि हमने अपने 3 हिस्से कर लिए हैं। जैसे कि मैं बिजनेस और ऑप्स देखता हूँ, और दूसरा मेरा फाउंडर सौरभ मार्केटिंग देखता है, और अखिल टेक देखता है। तो हम लोग मोटा मोटी एक दूसरे के एरिया में दखल नहीं, बिकॉज हम भरोसा कर लेते हैं कि भाई वो देख रहा है तो करेगा। और जो ओवरऑल डिसीजन होते हैं वो हम लोग साथ मिलके लेते हैं, और उसके अंदर ऑब्जेक्टिव है 3-0 करना, कि अच्छा अगर पहले 2-1 है तो बाकी लोग कन्विंस करेंगे और 3-0 करो। तो वही अप्रोच हम लोगों ने रखी है पिछले साल से। एंड चेंज इज कांस्टेंट। मानो आज के दिन में ये लोग क्या अल्फा, मिलेनियल, जेनजी ये सब वर्ड यूज करते हैं, मतलब उतना मुझे भी नहीं पता है। आज के दिन में आई एम प्रीटी श्योर जो नए जो जनरेशंस है, राइट, जेन जी हो या जेन अल्फा जो भी हो, तो इन लोगों के डिमांड मतलब आज के दिन में क्या है, मतलब कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं फ्रॉम द लास्ट जनरेशन आल्सो? देखिए जो चीज, तो हमारा जिस तरह का बिजनेस है उसके अंदर ये हो गया है कि अब चूंकि यंगर जनरेशन की भी डिस्पोजेबल इनकम अच्छी है, राइट। तो लोग जल्दी घर खरीदने लग गए हैं। दूसरा, लोग ज्यादा टेक सेवी हैं, तो हमारे प्रोडक्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो दोनों एक्सट्रीम को केटर करें। एक जो लोग जो ओल्ड हैं, जो इतने सेवी नहीं है, तो उनको भाई फोन से हेल्प कर दो, और एक जो फोन पे बात ही नहीं करना चाहते, चैट भी नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं प्रोडक्ट फुली इनेबल्ड हो, हमें कोई जरूरत से बात नहीं करना, हमें करने दो। तो प्रोडक्ट दोनों के लिए बनाया गया है। और ये तो हो गया है पिछले कुछ सालों में कि जो घर खरीदने का जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीटली ऑनलाइन हो गया है। इफ somebody has to buy a house, they first go to Google, then they do a physical visit। तो वो तो हमने पहचान ही लिया है। For a successful core startup, मानो for a successful startup, in case of yours it's a unicorn startup। अब तो स्टार्टअप नहीं है, 11 साल हो गए, बट ये फाउंडर्स को फाउंडर्स को अगर मैं साइड में भी रखूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी गुड कोर टीम। हाउ डू लाइक हायर एंड मैनेज द टैलेंट? तो देखिए ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बार कंपनी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है,
तो इसके अंदर कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह की अप्रोचेज हैं। एक है माइक्रो मैनेजमेंट, जहां पे आप बोलते हो भाई मैं सब कुछ करूंगा, तुम जो मैं बोल रहा हूँ बस वो ठीक से करो। ये अप्रोच थोड़ा मिलिट्री या अथॉरिटेरियन अप्रोच है। वक्त तब अच्छी करती है जब आपका सब कुछ सेट है, कुछ नया नहीं सोचना है, केवल एग्जीक्यूट करना है। हमारे वाले केस के अंदर चूंकि हमें हर दिन कुछ नया सोचना है, कस्टमर चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है, हमने 10 बिजनेस खोल लिए हैं, 10 में 10 कंपटीशन है, उसके अंदर हमने टीम ऐसी बनाई है जहां पर सब लोग एंटरप्रेन्योर टाइप एक्ट करें। तो मेरा रोल अब कैपिटल एलोकेटर का और बैड लोगों को निकालने का, बस इतना ही हो गया है। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि शुरुआती कुछ सालों में हर चीज आपने करी है। आपने मतलब प्लम्बर को भी आपने बुलाया है, लोगों का ऑफर लेटर भी आपने ही वर्ड डॉक पे टाइप करके पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। तो बड़ा मुश्किल होता है कुछ साल के बाद उसको छोड़ना कि अच्छा ठीक है तुम करो, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है वरना स्केल बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक कल्चर तो सुपर इंपॉर्टेंट है, और कल्चर छोटी बातों से आती है और लोग समझ जाते हैं तुरंत कि आप सच में इंडिपेंडेंस दे रहे हो कि झूठी इंडिपेंडेंस दे रहे हो। तो आई थिंक अगर कल्चर हमारी, हमें बहुत इन्वेस्टर पूछते हैं कि भाई एक रियल एस्टेट ही कर लो बहुत है, तुम ये होम इंटीरियर भी करना चाह रहे हो, और तुम, हम लोग पेंटिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, कारपेंटरी करते हैं, सैलून करते हैं। एक हमारा नो ब्रोकर हुड करके भी ऐप है जो माईगेट से और अपना कॉम्प्लेक्स से compete करता है गेट मैनेजमेंट का। मेरे बाजू वाले का ही है। ओह अच्छा। नो ब्रोकर हुड है क्या उसके अंदर? ओके। तो अब लोग बोलते हैं कैसे कर लिया, तो हम अच्छे लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उनको फुल इंडिपेंडेंस दे देते हैं, उनको मजा आता है कि वो उसे लीड कर रहे हैं, और हमें भी उनकी उनकी सफलता देख के खुशी होती है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए मानो आपके ऑलमोस्ट 11 साल हो गए, व्हेन डू यू मेक योरसेल्फ रिडंडेंट? I think you should try to make yourself redundant as soon as possible. If not in all phases, in some phases. For example, आप शुरुआत में फाइनेंस में बहुत इंटरवीन कर रहे हैं, आप एक अच्छा सीएफओ लो। हमने एक फाइनेंस कंट्रोलर लिया, सीएफओ नहीं लिया, वो खुद में बहुत ग्रो हो गया, और फिर वो खुद में हमने उसे सीएफओ बना दिया, पूरा काम वही देखता है, तो हम पीछे हो गए। आई थिंक आपको पहला फेज ये होता है कि कुछ चीजें आप छोड़ दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर से डीलिंग हमने अपने पास रखी हुई है, लेकिन एग्जीक्यूशन हमने टीम को छोड़ दिया। तो आई थिंक ये लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी फेज बाय फेज, और लोगों पे भी डिपेंड करता है कि लोग कितने अच्छे हैं। लेकिन पहला स्टेप शुरू ये होता है कि आप ये मानो कि हाँ मुझे रिडंडेंट होना है, क्योंकि ये जरूरी है कंपनी के लिए। बहुत सारे लोग ये मान ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो खुद ही लेट गो वाली चीजें मतलब लोगों के पास से हटती नहीं। मतलब मैंने जो नोटिस किया है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को मैं भी मिला हूँ, बीट इन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड वाली कंपनी या स्टार्टअप में हो, यार मुझे ही करना है समहाउ। तो ये लेट गो वाली चीज कैसे किया था? देखिए, It's a learning, right? लेट गो वाली चीज बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ खुद करने में एक आनंद है। और जब आप सब कुछ खुद करते हो तो 10 लोग आपसे रोज पूछते हैं, सर ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। एंड टेकिंग लॉट्स ऑफ स्मॉल स्मॉल डिसीजंस मेक यू हैप्पी। जब Right. आप घर वापस जाते हो तो बहुत काम है, आपको 10 लोग पूछ रहे हैं, आपके बिना, आपके फोन उठाया नहीं तो काम अटका पड़ा है, जब आप बोलोगे तभी होगा। Right. तो एक सेल्फ इंपॉर्टेंस बहुत फील होती है, और एंटरप्रेन्योरशिप में लोग आपको इंपॉर्टेंस देना भी चाहते हैं। तो आप बहुत जल्दी झाड़ पे बैठ भी सकते हो, क्योंकि हर कोई, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू मेक यू फील इंपॉर्टेंट। पर आपको कॉन्शियसली बेसिकली ये डिसाइड करना है कि क्या है। आपको इंपॉर्टेंट ही फील करना है कि आपको कंपनी बड़ी करनी है। क्योंकि अगर कंपनी बड़ी करनी है तो आपको अपने से ज्यादा होशियार लोग चाहिए। वो आपको अननेसेसरी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे बाय डेफिनेशन। जो बंदा आपने अपनी टीम में लिया वो आपसे ज्यादा होशियार है, तो वो क्यों आपको इंपॉर्टेंस देगा बेकार में? वो तो आपके काम को देगा इंपॉर्टेंस। तो आई थिंक वो मेंटल स्विच ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो सब लोग नहीं कर सकते आई थिंक, पर कॉन्शियसली ही करना पड़ेगा कोशिश। यूनिकॉर्न बनने के बाद लाइफ में कुछ चेंजेस? कोई चेंज नहीं है। आई थिंक यूनिकॉर्न ने एक नंबर दे दिया है, एक माइलस्टोन को। तो यूनिकॉर्न हो गया है। जब हमने स्टार्ट किया था तो यूनिकॉर्न तो बेरली कंट्री में एक दो होते थे। इनमोबी था बस एक यूनिकॉर्न, फिर फ्लिपकार्ट हुआ था। तो यूनिकॉर्न तो हमें, अगर आप 10 साल पहले पूछो तो आई वुड हैव प्रेडिक्टेड कि पूरे इंडिया में 10 से ज्यादा यूनिकॉर्न तो कभी हो ही नहीं पाएंगे। फिर एक टाइम आया कि लाइन लग गई यूनिकॉर्न्स की। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद ये नहीं है कि यूनिकॉर्न बनना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबल होना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिकॉर्न बने रहना, और वहां से डेकाकॉर्न बनना। तो देखिए, आज के दिन में द हॉटेस्ट सेलिंग वर्ड इज एआई। आपके बिजनेस में इसका असर कुछ बताओ, क्या कर रहे हो आप लोग? तो हम लोग, चूंकि हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है, और इंडिया के अंदर ये डेटा किसी और के पास है नहीं, बिकॉज सब कुछ ये ऑफलाइन रहता है। दो लोगों ने रेंटल एग्रीमेंट किया, डेटा ऑफलाइन है, सरकार के पास भी नहीं है, किसी सिस्टम के पास भी नहीं है। तो ये हमारे पास है।
इस डेटा का यूज करके ये प्रिडिक्ट करना कि अब भाड़ा कितने का होगा, बाय सेल का प्राइस कितने का होगा, ये यूज हमारा सबसे ज्यादा हो रहा है। और कॉल सेंटर के कॉल्स को एनालाइज करके बताना है कस्टमर खुश है ना खुश है, क्या चेंज करना है, उसमें हम लोग एआई यूज कर रहे हैं। इतना सारा डिसरप्शन हो रहा है आज के दिन में, अगर आज के दिन में आपके यंगर सेल्फ को कोई धंधा करना है तो क्या होगा? देखिए मेरे ख्याल से जहां सुबह से लेकर रात तक जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आज मतलब पर्सनली मुझे क्लाइमेट लगता है कि बहुत बड़ा है। पेट फूड जो कि इन विच यू आर आल्सो पैशनेट, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। बिकॉज आप हर सोसाइटी में जाइए तो वहां पे नंबर ऑफ पेट्स हैव zoomed एंड द अफेक्शन फॉर पेट्स हैव आल्सो zoomed। तो ये दो मुझे लगता है कि बेसिकली बहुत प्रॉमिसिंग है। लेकिन अक्रॉस every problem which is there from morning to night represents some opportunity। आज के दिन में आप पुणे में हो, बॉम्बे में हो, बेंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, चेन्नई में हो और दिल्ली एनसीआर में हो, हाँ जी। डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट चैलेंजेस। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सबसे दिक्कत कौन सी स्टेट्स में आज तक आप फेस की एंड मोस्ट कंड्यूसिव स्टेट्स फॉर डूइंग बिजनेस, व्हाट वुड बी योर आंसर? तो देखिए चूंकि हमें लाइसेंस नहीं चाहिए होता है हर स्टेट के अंदर, तो इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो हमारे लिए सेम ही हो गई। तो मैं इसका जवाब दूंगा ब्रोकर नेटवर्क के हिसाब से। तो जहां ब्रोकर नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, जहां पे लोग कम टैक्स हैवी है, वहां हमें दिक्कत ज्यादा होगी। तो साउथ बॉम्बे और एनसीआर ये दो एरिया हैं जो कि हमें टफर लगे हैं। उसका रीजन अलग अलग है। एनसीआर हमें इसलिए टफ लगता है क्योंकि एनसीआर में ब्रोकर्स इतने स्ट्रांगली इंट्रेंच्ड हैं कि कस्टमर का धीरे धीरे नो ब्रोकर की तरफ मूव होना बिना क्रेजी मार्केटिंग बजट के इज अ लॉन्गिश प्रोसेस। उसमें हमें टाइम लग रहा है क्योंकि कस्टमर इतनी आसानी से, इतना आदत हो गई है ब्रोकर की कि हम कह रहे हैं ट्राई कर लो हमको, बस उसमें समय लग रहा है हमको। साउथ बॉम्बे में ब्रोकर की क्वालिटी बहुत अच्छी है और साउथ बॉम्बे में लोगों को बिकॉज ऑफ वेल टू डू है, उनको ब्रोकरेज बचाने का इतना ज्यादा दरकार है भी नहीं। तो ये दो एरिया है जहां पर हम कंपैरेटिवली लेसर हैं। पर सिटीज लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, पूना जो आईटी सिटीज हैं, वहां पे जनता कुछ नया ट्राई करना चाहती है, वहां बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो पेस ऑफ ग्रोथ स्लोअर है, लेकिन इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि हर आदमी एनसीआर में बचाना चाहता है ब्रोकरेज। तो परहैप्स जहां पे हमें 4 साल लगे, यहाँ पे हमें 5 साल लग जाएंगे, लेकिन ग्रोथ तो आनी ही है हर सिटी में। हमने कम्युनिटी बनाए हैं बंगाल में, इट्स कॉल्ड बंगाल एंटरप्रेन्योर्स इकोसिस्टम, जिनमें मानो आज के दिन में 2800 एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स हैं। एंड मैं आपकी मिसाल देते रहता हूँ, आपको रौनक आपसे मिला था, वो फोटो भी डाल दिया था। तो उन लोगों का ये सवाल होता है, यार आपके दोस्त कलकत्ता में क्यों नहीं है, क्यों नहीं धंधा कर रहे? तो मैंने उनको बताया कि एक बार आया था, उनके पैसा लेके भाग गए थे ब्रोकर। तो इज दैट अ रीजन? नहीं, आप इनफैक्ट आई ऑल्सो थिंक अबाउट अ लॉट। आप अगर जरा भी हिस्ट्री देखिए, टॉप जितने इंडिया के बिजनेसमैन थे उन सबका कैलकाटा से लिंक है, राइट। अब जितना भी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, उनका उनका भी कैलकाटा से लिंक है। और अब आप जैसे एग्जांपल आपने रौनक का भी दिया, तो इतना ह्यूज टैलेंट है और हंगर है बंगाल में ग्रोथ का, जो कि आप हार्नेस कर रहे हो, कि मेरे ख्याल से जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम आप दो बड़े एग्जांपल बन जाएंगे ना, तो एकदम ही चेंज हो जाएगा नैरेटिव। राइट। केवल नैरेटिव की बात है। देखिए आप, बैंगलोर तो कुछ भी नहीं था आईटी सिटी, एक विप्रो इन्फोसिस आ गई तो पूरा गेम चेंज हो गया। आई थिंक केवल एक और दो बड़ी सक्सेस चाहिए एंड बंगाल एंड कलकत्ता विल बी वेरी वेरी लार्ज बिकॉज द मार्केट इज लार्ज, द हंगर इज बिग एंड इट हैज अ ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिजनेस। तो हाउ डू द कोर टीम डिसाइड कि अपने को इस टाइम में 7 सिटी में जाना है? ऐसे मतलब कैसे होता है ये चीज? तो मेरे ख्याल से हुआ क्या कि चूंकि हमारा फोकस हो गया प्रॉफिटेबल होने के लिए, तो इसलिए हमें न्यू सिटीज हमने बंद कर दिया। मेरे ख्याल से हमें 1 साल हमें लगेगा और प्रॉफिटेबल होने में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है कलकत्ता, बिकॉज सबसे बड़ा शहर एक बचा हुआ है। फिर अहमदाबाद हुआ, वाइजैक सूरत हो हुआ, सकता है। वाइजैक हुआ, जयपुर हुआ। तो ये सारे शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ आर यू मार्केटिंग योरसेल्फ आज के दिन में? तो देखिए मार्केटिंग पहले हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरह की मार्केटिंग करते हैं। अभी भी हम लोग टीवी मार्केटिंग करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन अब मेन ऑब्जेक्टिव तो वर्ड ऑफ माउथ ही है। हमारी इतनी सारी सर्विसेज हैं कि आपने अगर पेंटिंग ली है तो शायद आप होम इंटीरियर जान जाओगे, आपके घर में नो ब्रोकर हुड है तो शायद आप रियल एस्टेट पहचान जाओगे। तो ऑब्जेक्टिव तो है कि हर सर्विस अच्छे से दे दो ताकि कस्टमर आपको याद रखे। तो आई थिंक नो ब्रोकर मोटा मोटा लोग जान रहे हैं, लेकिन अब आई थिंक सर्विस डिलीवरी हैज टू बी रियली टॉप नॉच।
ताकि वर्ड ऑफ माउथ ही बेस्ट मार्केटिंग है। 11 साल के लाइफ में यू मस्ट हैव बीन थ्रू सो मेनी चैलेंजेस, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज एंड जो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सॉल्व कैसे किया? तो आई थिंक अलग अलग फेज के चैलेंज अलग रहे। पहले रहा फंडिंग का चैलेंज, जिसको सॉल्व करने के लिए केवल परसिवरेंस कि लगे रहो, कभी ना कभी पता नहीं होगा नहीं होगा। फिर बेसिकली चैलेंज रहा रेवेन्यू, कि भाई कस्टमर कभी एडवांस देता ही नहीं है, दे कैसे देगा। आई थिंक उसका सॉल्यूशन भी परसिवरेंस और कंपाउंडिंग रहा, कि आप कंपाउंड करते रहो तो हो जाएगा। फिर थर्ड चैलेंज रहा स्केल अप। स्केल अप के अंदर अच्छी टीम बनाना और ये इंश्योर करना कि जब लोग आपको बोल रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, तो आपका दिमाग खराब ना हो जाए और आप अपनी रूट्स याद रखो और उन्हीं रूट्स के बेसिस पे बिल्ड करो, कुछ नया मत करने लग जाओ। तो आई थिंक वो एक फेज रहा। उस फेज के अंदर ईच ऑफ अस रिमेन्ड वेरी ग्राउंडेड कि भाई पैसा आ गया है, क्योंकि पैसा आने के बाद नहीं आए तो प्रॉब्लम है और आ जाए तो अलग प्रॉब्लम है क्योंकि पैसा आ गया तो टीम भी बोल रही है खर्च कर दो, बिकॉज टीम को ही पता है, उसने भी अखबार पढ़ा है आपके पास पैसे हैं तो उनको बोलना कि नहीं नहीं पैसे की वैल्यू करो, अभी खर्च नहीं करेंगे। तो उनके लिए भी एक सवाल है। जैसे आज भी हमारे पास लोग पूछते हैं कि भाई, लोगों को पता तो है ही हमारी टीम में कि भाई हमारे पास पैसे हैं अगले कुछ सालों के लिए, क्यों प्रॉफिटेबल होना है, क्यों नहीं ग्रोथ हम लोग चेस कर सकते तो ये वाला भी एक अपना चैलेंज है समझाने का कि नहीं भाई, प्रॉफिटेबल होना ही ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का तो लेट्स बी प्रॉफिटेबल फर्स्ट। तो आई थिंक हर फेज के अपने चैलेंजेस और उस तरह से फिर उनको देखा। आईपीओ के प्लान्स जो ड्रीम्स होते हैं, राइट, काफी सारे लोग, काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स के दादा फाइनल डेस्टिनेशन, करेक्ट। एग्जिट भी मिल जाती है इन्वेस्टर्स को, तो वो रिस्पांसिबिलिटी भी दिमाग से हट जाते हैं, देन यू लाइक बिकम पब्लिक। एंड मेरे हिसाब से शेयर होल्डर्स के ब्लेसिंग इज द बिगेस्ट सीएसआर, राइट। बिल्कुल। कितने सारे कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज के लाखों, मतलब मिलियंस में शेयर होल्डर्स है एंड उनका दुआ कितना असर करता है। तो नहीं बिल्कुल। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि अगले 1 साल में प्रॉफिटेबल होना, उसके बाद कुछ शहर और लॉन्च करना और उसके बाद बेसिकली आईपीओ करना। तो आई थिंक परहैप्स 2 to 3 years। तो कैलकाटा के जो एंटरप्रेन्योर्स है, बंगाल के एंटरप्रेन्योर्स, मैं इंडिया सेंट्रिक नहीं बोलूंगा, आई एम फ्रॉम बंगाल एंड कुछ वो इच्छा आज के दिन में कि कुछ करूं, तभी ये बीई बनाए हैं। तो अगर कैमरा के सामने आपको कुछ मोटिवेट करने का अगर वर्ड्स आपको बोलना है, इफ यू कैन जस्ट स्पेयर सम वर्ड्स फॉर द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कैलकाटा। तो मैं ये बोलूंगा कि देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप करने का ना ये बेस्ट टाइम है। तो अगले 10 और 20 सालों में इंडिया में बहुत चेंजेस होने वाले हैं और ये टाइम अगर आप अपना कुछ करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है करने का। ये टाइम मिस नहीं करना चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अरुण एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बंगाल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इतना कुछ काम कर रहे हैं। मेरा बस मैसेज ये होगा, अगर आपके पास आइडिया है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू जंप इन। बस थोड़ी परसिवरेंस रखिए, क्योंकि ये डेफिनेशन, ये फीचर है, ये बग नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप का, कि आप लगे रहिए और आप सरवाइव कर जाएंगे तो लक आपको मीट कर ही जाएगा और बहुत बड़ा আউটপুট বানি যায়। এই মানুষটাকে আমার ছাড়তে ইচ্ছা করছে না, মনে হচ্ছে কথা বলে যাই, বাট আমার মোটামুটি যা জানার ছিল আমি জেনে নিয়েছি। আজকে আমার জন্য একটা বড় দিন, উনি এসছেন এন্ড আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন যে মানুষটা কতটা হাম্বেল, একটা কথা বললে দুবার হাসে। তো এমনি ধরনের অমায়িক মানুষ বা পার্সোনালিটি পাওয়া খুবই বিরল। আই এম ভেরি ভেরি ফরচুনেট টু হ্যাভ হিম ইন মাই ভিসিনিটি। তো আরেকটা পডকাস্ট শেষ হলো, এর পরদিন আরেকজন ইন্সপিরেশনাল পার্সোনালিটিকে নিয়ে আসবো, সেও তার লাইফের কথা বলে আপনাদেরকে মোটিভেট করবে। এনার মতন মানুষেরা আসছে তো মনে হচ্ছে যে পডকাস্টে আমি গ্রোথ পাচ্ছি, আপনাদের সাপোর্ট পাচ্ছি, আপনাদের ব্লেসিংস পাচ্ছি। যাই হোক, আর বাড়াবো না, টাটা, থ্যাংক ইউ অ্যান্ড টেক কেয়ার।